ये कौन सा सेक्शन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई वाई एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, वाई वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है। तो अगर इसमें क्या पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और कभी कभी बेस पे पूछ देता है। जब आपको कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला तो सबको पता होता है कि कितना होता है, लेकिन बेस वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी बता देंगे। चलिए ये मान लेते हैं इसका बेस है, ठीक, ये इसका बेस हो गया, बेस बोलता हूँ इसको, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही। तो अगर मैं बात करूँ कि बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आई बेस किसके लिए, देखिए ये रेक्टेंगल सेक्शन के लिए है, तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, इसके लिए बेस होगा बी डी क्यूब अपान एक्स एक्स पे ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ 3, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ तब हो जाएगा बी डी क्यूब अपान 3, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूँगा तो ये बी डी हो जाएगा और ये डी है वो बी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बात करूं अगर वाई वाई एक्सिस के लिए तो ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, बेस की बात कर रहा हूं, इधर ऊपर लिख देता हूं, इधर बेस के लिए बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी क्यूब अपान 3। क्लियर है, डी बी क्यूब अपान 3। और यूनिट इसका क्या होगा बच्चा, देखिए ये मीटर के पावर 3, मीटर के पावर 4, यानी कि लेंथ के पावर 4, या इसको लिखूँ mm के पावर 4, या फिर लिख दूँ मीटर के पावर 4। ठीक है, लेंथ वाली यूनिट रहेगी, मीटर में हो, mm में हो, सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो, साथ ही साथ किलोमीटर में, किस में हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि ये जो आपका यूनिट होगा वो लेंथ वाली यूनिट होएगी। ठीक, किसके लिए है, बेस के लिए, याद रखना बेस के लिए बी डी क्यूब अपान 3। बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होगा, ध्यान रखना अगर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, अगर सेंटर नहीं बोला है, बेस नहीं बोला है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सेंटर वाला ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, अगर जब तक कि मेंशन ना किया हो कि बेस पे कितना होगा वो बताइए। क्लियर है, तो ठीक है, सेंटर की बात करूं एट सी जी, सेंटर की बात करूं कितना होगा सेंटर पे, तो सेंटर पे जो आई एक्स एक्स होगा वो हो जाएगा बी डी क्यूब अपान 12। क्लियर है, बी डी क्यूब अपान 12, यूनिट क्या, mm के पावर 4, मीटर के पावर 4, सेंटीमीटर के पावर 4 होगा। और अगर आई वाई वाई की बात करूं, तो आई वाई वाई की बात करूंगा बच्चा, तो जैसे यहाँ पे बोला था कि b जो है हमारा d बन जाएगा, d जो है वो b बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डी बी क्यूब अपान 12। यही चीज़ पूछता है आपको, रिटेन एग्जाम दोगे तब भी आपको, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल के लिए बात। अगर बात करें स्क्वायर के लिए बात कर लूँ, तो चलिए स्क्वायर के लिए अगर बात करूँ, स्क्वायर के लिए अगर बात कर लूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो b है, स्क्वायर आपको पता है b और d क्या होता है, सेम होता है, b और d क्या होता है, सेम होता है, तो वो सेम हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको देख लेंगे क्या क्या करना है। देखिए स्क्वायर की बात करें, अगर ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इसका जो b अगर इसको बोलता हूं तो ये भी क्या हो जाता है, b ही हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर का हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसकी साइड हर तरफ से क्या होएगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखने की बात करूँ कि क्या लिखूँगा, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b और d क्या है, b इक्वल टू के d, b इक्वल टू d हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे d के पावर 4 अपॉन 12। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहीं पे बात करें कि सेक्शन मॉडुलस इसका कितना होगा, रेक्टेंगल के लिए कितना होगा और स्क्वायर के लिए कितना होगा सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस z इक्वल टू हमें पता होता है क्या होता है, i अपॉन y होता है। z मैक्सिमम के लिए, फॉर z मैक्सिमम के लिए जो y इक्वल टू होगा ना, वो हो जाएगा d/2 के, कितना हो जाएगा d/2 के। तो देखिए रेक्टेंगल सेक्शन की बात करें, अगर रेक्टेंगल सेक्शन की बात करें, इधर लिखता हूं रेक्टेंगल सेक्शन की अगर बात करें, तो देखिए i इक्वल टू कितना रेक्टेंगल के लिए, बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक, बी डी क्यूब अपॉन 12, y इक्वल टू कितना d/2, y इक्वल टू कितना d/2, तो z इक्वल टू कितना होगा,
आई अपान वाई, ये हो जाएगा बी डी क्यूब अपान 12 अपान डी बाई 2। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा बच्चा बी डी स्क्वायर अपान 6। यूनिट क्या होगा, यूनिट अपने से बताना। बी देखिए लेंथ इंटू लेंथ के पावर 2 क्या हो जाएगा, लेंथ के पावर 4, यानी मीटर क्यूब हो जाए, mm क्यूब हो जाए, सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, डिपेंड करता है हम किस में यूनिट को लेके चल रहे हैं। तो मैं mm में लिख दे रहा हूँ, mm के पावर 3 इसका यूनिट हो जाएगा। सेम आपका इसके लिए भी हो जाएगा, स्क्वायर के लिए यहाँ बात कर लूँ अगर स्क्वायर के लिए कितना होगा, तो देखिए जेड इक्वल टू हो जाएगा आई अपान वाई इक्वल टू डी के पावर 4 अपान 12 अपान डी बाई 2। कितना हो जाएगा ये, जेड इक्वल टू डी के पावर 3 अपान 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये हो गया, इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। अब बात करते हैं जरा आगे, डिफरेंट टाइप का सेक्शन अलग देख लेते हैं, उसके लिए कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। ट्रायंगल के लिए बात करें, ट्रायंगल शेप हमारा कैसा ऐसा होता है ना, और इसका सी जी इधर कहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अगर इसकी हाइट h बोल दूं, हाइट h बोल दूं, बेस इसका b बोल दूं, ठीक, इसका बेस b बोल दूं और हाइट अगर h है तब क्या होने वाला है, तो उसको देखना है। तो हमने देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। देखिए तो ये सी जी जो होता है, बेस से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/3, रिमेनिंग कितना बचा, h में से h/3 माइनस कर देंगे 2h/3। ठीक, ये तो जानना है हमने कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, वो हमें पता होना चाहिए ना। खैर उसका अभी यूज नहीं है, जब जेड निकालेंगे तब यूज होगा। अब उसमें ये पूछेगा जेड सेक्शन मॉडुलस जो है अप साइड से चाहिए कि डाउन साइड से चाहिए, वो देख लेंगे कितना आएगा, है ना। अब इसका जो बेस, अगर ये देखिए ये बेस है, ठीक, ये बेस है, तो बेस पे कितना होगा, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सी जी पे आई कितना होगा। ठीक, तो देखिए आई सी जी इक्वल टू हो जाएगा किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, आई सी जी ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डी क्यूब अपान 36। अब देखिए डी का मतलब क्या यहाँ हो जाएगा, बी एच क्यूब अपान 36, यूनिट mm के पावर 4, सेंटीमीटर के पावर 4, मीटर के पावर 4, जो भी आप जिसमें भी आपका वैल्यू दिया हुआ है या फिर जिसमें आप कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में रखना चाहते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं जरा इसका कुछ, कि भैया ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने निकाल दिया, बेस पे कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बेस वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, ये तो सिंपल है, सबको पता होता है। बेस वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेस पे कितना होता है। कभी कभी क्या करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और साथ और इसका बेस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका रेशियो पूछ लेता है बच्चा कि कितना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ लिखूँ अगर कि बेस पे कितना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका वो हो जाएगा बी एच क्यूब अपान 12। ठीक, कितना होगा, बी एच क्यूब अपान 12। अगर मैं बोल दूं कि इसका रेशियो जरा निकाल के बताना बच्चा कितना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस, कितना होगा इसका रेशियो, रेशियो बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, उसको हमें बतानी है। तो देखिए अगर ऐसा पूछता है तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, तरह आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद पड़ जाए। सी जी अपान आई बेस कर दूँ तो देखिए क्या होगा, बी डी क्यू अपान 36 अपान बी डी, क्या एच लिख देता हूँ, बी एच क्यू अपान 12, हुआ नहीं हुआ। तो इसका आई सी जी अपान आई बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये पूछता है इस तरीके से कभी कभी, है ना, कि इसका रेशियो कितना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा आपका वो हो गया कि आपका वृत्त हो गया, सर्कुलर हो गया शेप में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका खैर डायरेक्ट बता देंगे कितना होता है। सर्कल की बात करें, सर्कल के सॉलिड सर्कल की बात करें तो सर्कल कैसा, ऐसा, इसका डायमीटर अगर मैं मान लूँ कि d है, ठीक, क्या है डायमीटर, d, डायमीटर d अगर एज्यूम कर ले रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका निकालना चाहे I इक्वल टू हो जाएगा
पाई डी के पावर 4 अपान 64, ठीक, कितना हो जाएगा पाई डी के पावर 4 अपान 66। अब वो इसका सेक्शन मॉडुलस निकाल लूँ कितना होगा, तो सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू हो जाएगा पाई डी के पावर 4 अपान 32, होता क्या है 3 हो जाएगा ना, 4 कहाँ से हो रहा है 3 होएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 अपान 4। यूनिट mm के पावर 4, सेंटीमीटर के पावर 4, मीटर के पावर 4, यहाँ हो जाएगा mm के पावर 3। ये हो गया आपका वृत्त जब हुआ तब, कैसा वृत्त, सॉलिड वृत्त। और बात कर अगर हॉलो सर्कुलर शेप में है कोई चीज, हॉलो सर्कुलर है, हॉलो सर्कुलर है तो कैसा होएगा जरा उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए एक ये हुआ सर्कल, सेकेंड वन हो गया इसके अंदर मान लेता हूँ ये हॉलो शेप में हो गया ये, ठीक। बड़े वाले सर जो वृत्त है सर्कल आपका बन रहा है उसका डायमीटर अगर मान लो कैपिटल डी, और स्मॉल वाले जो छोटा वाला जो है उसको मान लो डी, तो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, आई इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4 छोटा वाला, यानी आउटर और इनर, आउटर डायमीटर है ये और ये इनर डायमीटर है, क्लियर है। जो हॉलो सर्कुलर है शेप में उसका आउटर डायमीटर को कैपिटल डी मार रहा हूँ, इनर डायमीटर को स्मॉल डी मार रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4 अपान 64, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका सेक्शन मॉडुलस निकालना चाहे तो कैपिटल डी बाई 2 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चलिए इतना तो हमने समझ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3 आपको पूछता है। बाकी अगर किसी का पूछता है ना तो वहाँ पे आपको एक्सिस चेंज हो जाते हैं, ये तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिया आपको, अब आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 थ्योरम काम करता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है और एक होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाले को डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम जरा इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब डिपेंड करता है कि आपको आई सेक्शन दे रहा है, टी सेक्शन दे रहा है, चैनल सेक्शन दे रहा है, फिर या फिर एच सेक्शन दे रहा है, उसका आपको पूछेगा इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि देखिए एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई आपकी जनरली, जो अगर फ्लैट आपका बन रहा है कोई चीज़ प्लेन में बन रहा है 2D में बन रहा है तो ठीक है, अगर उसमें अलग से मेंबर कोई जुड़ा नहीं है तब। जैसे अगर बात करें हम इसकी आई सेक्शन की बात करें तो चलिए आई सेक्शन की अगर बात करता हूँ, और कैसा आई सेक्शन जो क्या है आपका आई सेक्शन है आपका, साथ ही साथ ये जो आई सेक्शन है सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक है, तब कैसा होएगा। अनसिमेट्रिक का मतलब कि हो सकता है ये वाला थोड़ा बड़ा हो, ठीक, इस तरीके से। अब अगर इसका दे दिया कि इसका जो है कुछ डेप्थ है, मान लेते हैं कुछ और है, इसका बी दे दिया विड्थ, और इसका मान लेते हैं B1 दे दिया, ठीक, और इसको मान लेते हैं स्मॉल h दे दिया हाइट, किसकी, ये क्या हुआ फ्लैंज, ऊपर नीचे क्या हमारा फ्लैंज है, और ये बीच वाला इसको क्या बोलते हैं वेब बोलते हैं, इसको फ्लैंज, इसको वेब, ठीक, इतना चीज़ दे दिया। अब आपको पूछेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे सॉरी सेंटर ऑफ इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, ये चीज़ है तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। उससे पहले जरा मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखिए वो इसका आप लोग ये सोचोगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको डी दिया था, ठीक, अगर आपने ये सोच लिया कि मान लेते हैं कि इसको डी दे दिया, डी एफ फ्लैंज है, DF1, इसको बोल दिया DF2 इसका थिकनेस है, ठीक, इसका DF2 थिकनेस दे दिया, ऊपर वाले का DF1 दे दिया थिकनेस, तो आप क्या बोलेंगे कि H प्लस DF1 DF2, देखिए आप क्या बोलते हैं टोटल डेप्थ, अगर इस कैपिटल डी निकालना चाहूँ, अगर टोटल डेप्थ इसको मैं डी कैपिटल डी बोल रहा हूँ कि कैपिटल डी है, आप इसको निकालना चाहे तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लिख सकते हैं DF1 प्लस H प्लस DF2, ठीक, ये बोलेंगे DF2।
तो ठीक है, इतना तो आप बोल सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन अगर आप मैं बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना कितना होगा, तो कुछ लोग होंगे जब तक अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो गया बच्चा गलत। ये तब होगा जब हमारा सेक्शन जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि B1 इक्वल टू B2 हो जाए, DF1 इक्वल टू DF2 हो जाए, क्लियर है, DF1 इक्वल टू DF2 हो जाए, और S तो खैर उसका कोई नहीं। सिमेट्रिक का केस तब होगा, ये तब हम कर सकते हैं जब B1 इक्वल टू B हो जाए और DF1 इक्वल टू DF2 हो जाए, तब तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा, क्लियर है। लेकिन अभी कहाँ हमारा सेक्शन क्या है, अनसिमेट्रिक है, इनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तब के केस में कैसे करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। इसको जरा इरेज करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो अब देखिए जरा मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए अगर मैं बात करूँ इसका सेंटर यहाँ पे कोई है एक, तो एक एक्सिस तो ऐसे बना सेंटर के लिए, ये वाई एक्सिस हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस जो होगा देखिए, एक ये वाला सेक्शन के लिए, एक इस वाले सेक्शन के लिए, एक इस वाले सेक्शन के लिए, 3 हमारा सेक्शन बनेगा। क्यों बनेगा बताता हूँ। देखिए एक CG ये हुआ, एक CG ये हुआ, एक CG ये हुआ, क्यों, क्योंकि 3 मेंबर जुड़ के बने हुए, 1 2 और 3 मेंबर जुड़ के बने हुए। एक्स एक्सिस तीनों का अलग अलग हो सकता है, वाई एक्सिस सेम हो सकता है, कनेक्शन अगर सही करा गया है सेंटर पे तो वाई एक्सिस एक ही रहेगा। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस एक है, ये x1 x1 x2 x2 x3 x3, ये इतना होगा, एक्स एक्सिस ज़्यादा आ रहा है, ठीक। तो इस केस में देखिए ये वाला पैरेलल है कि नहीं, तो देखिए आप इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों निकालते हैं, हम इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि उसका हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस के थ्रू अगर हम I निकालेंगे तब तो सिंपल है कि निकाल लेंगे आसानी से, सबका बारी बारी से निकाल के ऐड कर दिया, हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस जब निकालेंगे ना बेटा, तो ये 3 एक्सिस हो जा रहा है, एक्सिस वाला यानी पैरेलल हो जा रहा है, तब तो यहाँ पे लगेगा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होगा, इसका इक्विवेलेंट I चाहिए होगा, इक्विवेलेंट वो चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। देखिए सिंपल CG1 ये हो गया, CG2 अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG2 ये हो गया, और CG3 ये हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन 3 और सेक्शन 1। लेकिन अभी क्या है कि एक और होगा, जब ये इनसिमेट्रिक है तो उस केस में एक इसका इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सबको मिला के इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। अगर सबका सेम चीज़ होता तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता वहीं पे, यहीं पे C2 वाले पे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो डिपेंड करता है इसके CG के ऊपर भी हो सकता है, CG के नीचे भी हो सकता है, कोइंसाइड नहीं करेगा। अगर इनसिमेट्रिक है तब कर भी सकता है, डिपेंड करता है। देखिए तो एक सेक्शन मैं मानता हूं कि इसका CG जो आ रहा है, इक्विवेलेंट CG जो आ रहा है, इक्विवेलेंट CG जो आ रहा है वो आ जा रहा है नीचे, ठीक। मान लेता हूं यहाँ ऊपर आ जा रहा है, इक्विवेलेंट CG जो आ रहा है मान लेते हैं यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक। इक्विवेलेंट CG यहाँ आ जा रहा है, कहाँ से, टॉप से बात करता हूँ, टॉप से बात करता हूँ तो मान लेते हैं इक्विवेलेंट CG इसका यहाँ पे आ गया, यानी ये वाला दूरी आ गया, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं वाई बार से, और यही वाई बार हमें कैलकुलेट करना है। इसको बोलता हूँ इक्विवेलेंट CG, यानी CGE लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। इसको यहाँ पे लिख दूँ कि CGE, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे आता है, क्लियर है। अब क्या करना है, और कहाँ से कर रहा हूँ मैं, टॉप से कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम टॉप। बॉटम से भी निकाल सकते हैं, सेम ऐसे जैसे टॉप से बताऊँगा वैसे ही बॉटम से भी होता है, फ्रॉम टॉप फाइबर, टॉप फाइबर से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए, अब जैसे ये सेक्शन अलग अलग, इसका हमने डिसाइड कर दिया कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब क्या करना है कि ये वाला जो है CG1 से इसके टॉप तक का डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ Y1 से। CG टॉप से मतलब CG जो सेक्शन 1 है हमारा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप का डिस्टेंस को मान लेता हूँ Y1, ठीक। और उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो बॉटम है, जो ये मीडियम वाला है, दूसरा वाला सेक्शन से टॉप तक का डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ Y2, क्लियर।
जो सेक्शन 2 है उसका टॉप से डिस्टेंस, उसके सेंटर, सेक्शन 2 के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप तक के डिस्टेंस का मान लेता हूँ y2। तीसरा जो हमारा लास्ट वाला है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मेरा बॉटम से लास्ट वाला सेक्शन है तीसरा वाला, इसका नीचे से टॉप तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ y3। ठीक, इसको मान लेता हूँ y3 है। इतना लेके चलते हैं, फिर करते हैं क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि देखते हैं आगे। अब इतना तो हमारा हो गया, पता चल गया कि देखिए पहला वाला सेक्शन है उसके लिए क्या करेंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम टॉप फाइबर। सेकेंड वन है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सेक्शन 2 टू टॉप फाइबर, सेक्शन के टॉप फाइबर। थर्ड वन की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम थर्ड सेक्शन टू टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस देख लेंगे कितना होगा, है ना। चलिए y1 y2 y3 हमारा पास आ गया। इसके बाद देखिए अगर डिस्कस करें, पहले वाले सेक्शन का मान लेता हूँ कि एरिया A1, सेकेंड वन की मान लेता हूँ एरिया A2, थर्ड वन की मान लेता हूँ एरिया A3 है। ठीक, A3। अब हमें निकालना क्या है, y बार निकालना है, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। क्लियर बच्चा, चलिए डिस्कस करेंगे तब आगे इसके क्या करना है हमने वो चीज़ देख लेंगे। अब यहाँ पर y बार निकालनी है तो देखो y बार इक्वल टू होगा ना बेटा, जितने भी सेक्शन होंगे, देखिए A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा। y बार क्या है हमारा, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम टॉप फाइबर। टॉप फाइबर से इतना आ गया y बार। अगर बॉटम फाइबर से बात करें कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर इसको मान लेते हैं y1 बार, तो y1 बार इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल D माइनस y बार। कैपिटल D क्या कह रहा हूँ, कैपिटल D मतलब पूरा डिस्टेंस जो ये वाला था, इसको D से रिप्रेजेंट कर रहा था, तब उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दूँ तो नीचे से कितना डिस्टेंस था वो पता चल जाएगा। एग्जाम में जैसा पूछा होगा, एक साइड से आपको निकालने आना चाहिए, एक साइड से निकाल के दूसरे वाला बस टोटल डेप्थ में से माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने अभी ऊपर के लिए किया ना, सेम आप प्रोसेस नीचे से भी कर सकते हैं, ये वाला चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर अब आपको इतना चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, इसको ज़रा इरेज करते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, अब अगर आपसे पूछता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आई वाई वाई जो होगा वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, सबका बारी बारी से निकाल के ऐड कर दूंगा। आई वाई वाई की अगर बात करें तब आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 प्लस वाई आई वाई वाई 3, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। लेकिन जब हम x से x आई एक्स निकालने जाएंगे कि यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने लग जाएगा, क्योंकि देखिए y एक्सिस एक ही बन रहा है लेकिन x एक्सिस 3 बन रहे हैं, तो उसका अलग अलग हो जाएगा, तो उसको अलग अलग निकाल के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने सबका आई अलग अलग निकाल के जोड़ दूँ, और फिर उसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा क्या कि आई वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार का स्क्वायर, इसको बोल दूं अगर इक्विवेलेंट, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये इतना हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इतना चीज़ें आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम ये चीज़ें कर लेंगे, है ना। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और इसके बाद अगर ये पूछ दे कि इस सेक्शन में स्ट्रेस कितना आएगा तो उसको अलग निकाल लेंगे।
इसी तरीके से चलिए आई सेक्शन का बता दिया मैंने इतना होगा, इसी तरीके से टी सेक्शन का भी निकाल सकते हैं हम कि कितना होएगा। क्लियर है? टी सेक्शन का भी कर सकते हैं कि कितना होएगा, उसको जरा देखते हैं आगे। अभी तक जो बताना था वो चीज़ इतना क्लियर हो गया बच्चों कि आपको क्या बताना था। आई सेक्शन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए बोला, सेक्शन मॉडुलस सबके लिए अलग अलग बताने के लिए बोला, और इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोल दिया। वो सारा चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कन्फर्म क्लियर हो गई है ना। आगे बात करें जरा टी सेक्शन की बात करें कि टी वाले में कैसे करेंगे। तो देखिए टी कैसा होगा, यही हुआ टी हमारा, ये हुआ टी। अब इसमें भी सेक्शन कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 2 कौन से? एक ये हो रहा है, सेकेंड वन ये हो रहा है, 2 सेक्शन है। इसका भी आपको पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप या बॉटम से बताइए कितना, कहाँ कितना होगा। ठीक, ये चीज़ बताने के लिए पूछ सकता है। तो देखिए इसको क्या करना है हमने, अभी मैं इसका डिस्टेंस, थिकनेस, विड्थ वगैरह नहीं दे रहा हूँ। सीधे अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है CG1, सेक्शन 2 का CG2 यहाँ पर है, और इक्विवेलेंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है उसको मान लेता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं इक्विवेलेंट ECG बोल देता हूँ या CGE बोल दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CGE। और CGE जो मेरा है उसको बोलते हैं y बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टॉप से बोलता है या बॉटम से बोलता है वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, उसके लिए हमारे पास दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब ये दूसरा CG1 जो है यानी सेक्शन 1 है, उसका टॉप से डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब का, इसको y1 बोल देता हूँ। और CG2 जो है हमारा, इसका टॉप से डिस्टेंस कितना है उसको बोल देता है y2। ठीक, और इसका सेक्शन 1 वाले के एरिया मान लेता हूँ A1, सेक्शन 2 वाले के एरिया मान लेता हूँ कि A2 आ रहा है। तब के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे इसके लिए, तब वो देख लेंगे। देखिए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो निकलेगा y बार जो है, तो y बार इक्वल टू हो जाएगा A1 y1 इंटू A2 y2 अपान A1 प्लस A2, A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। ये हो गया इसका, कहाँ से? फ्रॉम टॉप फाइबर, टॉप फाइबर से निकाला तब ये हुआ। अब बॉटम फाइबर से बात करूं तो निकालना चाहते जिस तरीके से ये हुआ उसी तरीके से का बॉटम से डिस्टेंस ले लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए कि y बार अगर बॉटम वाले का डिस्टेंस जो ये वाला है इसको अगर y1 बार बोलता हूं तो y1 बार इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल D यानी टोटल डेप्थ ये वाला डेप्थ प्लस ये वाला डेप्थ दोनों को जोड़ के कैपिटल D निकल जाएगा। ठीक, कैपिटल D हो जाएगा, उसमें से क्या करूं, ये y बार को माइनस कर दूं, तब भी हमारा आंसर सही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि टॉप से पूछा हुआ कि फाइबर से पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ डिस्कस करना था, आज डिस्कस कर लिए। अब आगे बात करेंगे इस पर, थोड़ा एक न्यूमेरिकल जो आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये वाले सेशन में अभी ओवर करते हैं आज के लिए। क्लियर है? तो अभी ये सेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछे कि सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ये कैसे आया हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन जब भी इसका स्टार्ट करूँगा तो उसमें इसको मैं डिस्कस कर लूँगा कि हाँ कैसे आया हुआ था, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, वो इसके विषय में डिस्कस हम कर लेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी टॉपिक में अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अभी आज जैसे आपका आएगा इसके बाद शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, शेप कैसा बनेगा, एक होता है शियर सेंटर कैसा होगा, वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो उसको हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे कैसे आया हुआ, कहाँ से आया हुआ। ठीक, तो ये चीज़ हो गया आपका, जैसे ये आपका टी सेक्शन के लिए हो गया। ये किसके लिए हुआ? ये टी सेक्शन के लिए हो गया। टी सेक्शन के लिए हमने ये चीज़ बता दिया कि ऐसे ऐसे आएगा। अब बाकी सेक्शन के लिए अगर कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत होती है, पूछ लेना, बता देंगे। अगर इसके बाद भी जैसे मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि इतना इतना आया है, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है या फिर ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिख दिया, डेरिवेशन कराइए, तो वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर उसकी ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो आज के लिए ओवर करते हैं। थैंक यू।